दलित साहित्य या समाज या संविधान, यानी कहीं न कहीं कोई विसंगति है जो हमें इस विषय को रखने के लिए बाध्य करती है। मोहनदास नेमिषराय जी, मैं यहीं से चाहूँगा कि ये जो अपने-अपने पिंजरे हैं, ये अपने-अपने पिंजरे किसका है? हमारे संविधान का है, हमारे समाज का है, हमारे दलित भाई-बहनों का है, किसका है? अपने अपने पिंजरे यानी कि हिंदी की पहली दलित आत्मकथा 95 में छपती है, 1995 में। 1995 तक पिंजरों के बंद समाज में दलित समाज रहता था, माने ये मैं यहाँ से शुरू करता जी, हूँ। जी, ठीक। और आपने कहा ना कि आज क्या ज़रूरत पड़ी जी। संविधानिक के तौर पे, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय भी संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाया हुआ संविधान के प्रति बहुत लोगों की आस्था नहीं थी, नंबर एक। नंबर दो, संविधान जब बन रहा था उस समय भी बहुत सारे लोगों ने ऐतराज़ उठाया था। नंबर तीन, देश को आज़ादी मिल गई, संविधान लागू भी हो गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सीधे सीधे संविधान का विरोध किया। अभी मैं खाली 3 बातें बता रहा हूँ और इस पर हमारे दूसरे साथी हैं, डॉक्टर रतनलाल जी हैं और प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन जी हैं, वो मेरी बात को आगे बढ़ाएंगे, अपनी बात कहेंगे। इसके बाद जब मेरा नंबर आएगा तो दोबारा फिर मैं अपनी बात कहूँगा। धन्यवाद। ठीक है। बहुत सलीके से नेमिषराय जी ने शिवराज सिंह बेचैन जी के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ दी। डॉक्टर रतनलाल के पास मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो विचारधाराओं के साथ दलित समाज में जो बदलाव हुए हैं, जिसके आप सभी प्रतीक हैं। मैं जब हम दलित समाज की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, पहली बात तो मुझे सवर्ण, अवर्ण, दलित, इसमें समाज को बांटने में ही दिक्कत होती है। मुझे व्यक्तिगत तौर पे इस शब्द से अरुचि सी है। मुझे लगता है कि मनुष्यता का मूल स्वर ये है कि हर व्यक्ति बराबर है, और पूरी मानव सभ्यता इसी बात के लिए संघर्षरत है। जिस दिन हम श्रेष्ठ मानव बन जाएंगे, हम सभी समान हो जाएंगे। तो ऐसी क्या, इसकी क्या वजह है, और जिसकी तरफ इशारा किया मोहनदास नेमिषराय जी ने, मैं चाहूँगा कि इसके आगे का जो पक्ष है वह आप बताएं। धन्यवाद। असल बात यह है, और जो आपने प्रश्न ही रखा था कि भारतीय संविधान के निर्माण के बाद उससे जो अपेक्षाएं थीं वो पूरी हुई या नहीं हुई, संविधान किन परिस्थितियों में आया, तो हम देखते हैं कि दो विचार थे। एक तो परंपरागत विचार, परंपरागत कानून, चाहे जैसे स्मृतियों का कानून कहिए, परंपराओं का कानून कहिए, हिंदू कानून कहिए, कुछ भी कहिए। दूसरा था आधुनिक विचार, जिस पर फ्रेंच रेवोल्यूशन या दुनिया के देश आज़ाद हो रहे थे तो उसका भी असर था, समता, स्वतंत्रता, बंधुता वाला मूल्य। तो समाज जो था हमारा वो संचालित था पुराने मूल्यों से, और कानून हमारा था आधुनिक, समता स्वतंत्रता का। ये दोनों की टकराहट चलती रही और आज तक चल रही है। समाज में परंपरागत मूल्यों की लड़ाई हमारे संवैधानिक मूल्यों से होती रहती है। लोग अपने संस्कार, अपने स्वभाव, यानी एक जज भी अगर बैठा है तो अगर वो उसने संविधान के नए मूल्यों को आत्मसात नहीं किया है, सिर्फ पढ़ा है, तो जो उसके संस्कार हैं वो होंगे पुराने, यानी अंदर से मनुस्मृति काम कर रही है और बाहर से संविधान का दबाव बन रहा है। ये स्थिति हमें अक्सर निर्णयों में देखने को मिलती है, समाज में देखने को मिलती है, कानून के प्रयोग में देखने को मिलती है। तो स्थिति ये है। कल एक सवाल ये आया था, भागीदारी का सवाल, जो संविधान ने दलितों को, पिछड़ों को, तमाम लोगों को दिया, स्त्रियों को।
कल एक एंकर बराबर ये कह रहे थे कि भाई योग्य नहीं होते दलित लोग, इसलिए वो न मीडिया में आते हैं, न वो जो शिक्षा में हैं, तमाम क्षेत्रों में वो इसलिए नहीं है कि वो योग्य नहीं होते। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये एकदम गलत धारणा है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम 2500 साल के संस्कार, 2500 साल की शिक्षा, 2500 के ज्ञान व्यवस्था को प्राप्त करके यहाँ तक आए, और आप जो हैं 50 साल से आए। तो मेरा एक प्रश्न है कि जो स्लो लर्नर होता है वो अयोग्य होता है, या जो फास्ट लर्नर होता है वो अयोग्यता है? आप 2500 साल की ज्ञान व्यवस्था को हासिल करने के बाद उतने ही नंबर से पास होते हैं जितने नंबर से दलित, SC, ST बच्चे होते हैं। तो कहाँ मंदबुद्धि है? वो मंदबुद्धि नहीं है, वो तीव्र बुद्धि है। उसको साधनों से वंचित किया गया, उसकी शिक्षा। अब आप देखिए कि किस फटेहाल स्कूलों में, हाँ, सरकारी स्कूलों की क्या हालत है, कहाँ उनकी शिक्षा होती है, कहाँ उनको रोजगार मिलता है, किस लायक, जो जिसे कहते हैं कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए तो कोई साधन ही नहीं है। तो फिर ये कहना बिल्कुल, बल्कि आप अपने राष्ट्र के बारे में अगर सोचेंगे तो जो कमज़ोर हिस्से हैं उनको ज़्यादा अवसर देंगे, तभी आप राष्ट्र की उन्नति कर पाएंगे। राष्ट्र, एक सेकंड में बस, राष्ट्र को एक शरीर मान लीजिए। अब उस एक शरीर का अगर पैर टूट गया तो अभी वो ठीक से नहीं चलेगा, हाथ टूट गया तो अभी ठीक से नहीं चलेगा, उंगली कट गई तो अभी ठीक से नहीं चलेगा। तो उस बड़ी बॉडी में से दलित को, चाहे आप अंग कोई भी अंग मान लीजिए, उसको स्वस्थ नहीं करेंगे तो आप अमेरिका से, जापान से, कनाडा से कम्पीट नहीं कर पाएंगे।